हाँ भाई, तो नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका बड़ा भाई सुभाष, जो कि तैयारी करवा रहा हूं नीट नर्सिंग पैरामेडिकल की, जो कि बेटा आज आपका एक चैप्टर रहने वाला है जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, है ना। आई होप बेटा, उम्मीद मैं यही करूंगा कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और बेटा इस चैप्टर को मैं 1 शॉट में खत्म करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, अब 1 शॉट में करूंगा तो बेटा जी आपकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन को समझाते हुए और एनसीईआरटी का पूरा रेफरेंस लेते हुए क्लास आपकी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है बेटा। ओके डियर, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस चैप्टर से भी ना आपके बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारे सवाल आपके ये इस चैप्टर से भी पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में होता क्या है ना। अच्छा, किसी को अगर मेरा कोड नहीं पता है तो कोड आप लोग लगा सकते हैं। ये मेरा कोड है Y932, जो कि मोर डिस्काउंट आपका, अगर कोई भी आप लोग एनरोल करते हो बैच के अंदर तो Y932 कोड लगा के आप सभी लोग क्या कर सकते हो, उसमें एनरोल कर सकते हैं। खैर, अब स्टार्ट करते हैं कि सेल होता क्या है और साइकिल इसमें क्या रोल प्ले करती है। बच्चों, आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि आपका हाथी हो गया, और एक बहुत ही छोटा ऑर्गेनिजम्स होता है जैसे कि आपकी चींटी हो गई, है ना बेटा जी। तो आपके अंदर एक डाउट आता होगा कि सर जो बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर भी सेल डिवाइड होती है, और जो छोटा सा ऑर्गेनिज्म है क्या उसके अंदर भी सेल डिवाइड होती है क्या? ये आपके मन में डाउट आता होगा, पक्का आता होगा, 100% आता होगा बेटा जी, है ना भाई। तो आज इस डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूं। चाहे आपका बहुत बड़ा प्राणी हाथी ले लो और चाहे आपका बहुत ही छोटे सा प्राणी आपकी चींटी ले लो, इन सभी के अंदर क्या होता है बेटा जी, तो आपकी जो कोशिका है वो डिवाइड करती है, सेल आपकी डिवाइड करती है ना बेटा जी। तो ऑर्गेनिज्म चाहे कैसा भी हो, उसके अंदर सेल आपकी डिवाइड करेगी। हाँ, ये बात अलग है, ये बात आपकी अलग है कि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म आपका जो सेल का जो साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो चेंज होता रहता है। जो बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा हो सकता है उसका कुछ टाइम पीरियड ज्यादा हो सकता है कि छोटी वाली जो आपकी चींटी है उसका टाइम पीरियड ज्यादा हो। यानी कि डिवाइड तो सेल सभी में होंगी, डिवाइड सेल्स आपकी सभी में होंगी बेटा जी। इसका ड्यूरेशन आपको सेल टू सेल चेंज होता रहता है। यूनिसेलुलर होता है उसका अलग ड्यूरेशन होता है, मल्टीसेलुलर होता है उसका अलग ड्यूरेशन होता है, और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी आपकी जो ड्यूरेशन है वो चेंज होगी, है ना बेटा। चलिएगा आइए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सभी ऑर्गेनिज्म चाहे सबसे बड़ा ही क्यों ना हो, सभी ऑर्गेनिज्म चाहे सबसे बड़ा क्यों ना हो, अपनी लाइफ की जो शुरुआत करता है वो सिंगल सेल से करता है। कैसे करता बेटा जी? वो अपनी लाइफ की जो शुरुआत है वो किससे करता बेटा? वो आपकी लाइफ की शुरुआत सिंगल सेल से करता है। अगर आप सभी लोग सपोर्ट करोगे, चैनल को देखोगे बेटा, तो यकीन मानिएगा कि आपका एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगा, इस बात की गारंटी है, पक्का 100% बेटा जी, है ना। चलेगा, आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि कैसे सिंगल सेल से इतने बड़े ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। कैसे एक सेल से इतने बड़े ऑर्गेनिजम्स का निर्माण कैसे हो सकता है यार? जो हाथी इतना बड़ा है वो एक सेल से कैसे बन सकता है बेटा? वेरी इंटरेस्टेड, है ना भाई, वेरी इंटरेस्टिंग बेटा जी, कि कैसे सिंगल सेल से इतने बड़े ऑर्गेनिजम्स का निर्माण हो सकता है। आपके मन में ये ख्याल आता होगा, आपके मन में ये आता होगा कहीं ना कहीं से बेटा जी, कि कैसे हो सकता है इसका निर्माण, है ना बेटा। चलिएगा, ग्रोथ तथा रिप्रोडक्शन सभी सेल्स की ही नहीं, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की विशेषता है। भाई पढ़ा था हम लोगों ने द लिविंग वर्ड, याद करो वो चैप्टर जहां से आपकी बायोलॉजी की शुरुआत हुई है। अगर कोई प्राणी जीवित है तो उसके अंदर ग्रोथ हो रही है, अगर कोई प्राणी जीवित है तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन होगा, अगर कोई प्राणी जीवित है तो बेटा जी उसके अंदर क्या होगा? तो भैया डेवलपमेंट भी होगा। समझ में आया बेटा जी? जल्दी से बताओ, क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं बेटा? क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं बेटा जी? जल्दी से बताओ, है ना, यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। चलो, सभी सेल्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर रिप्रोडक्शन करती हैं, जिसमें प्रत्येक सेल्स पेरेंट सेल्स डिवाइड होकर 2 न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। अब ये सेल्स डिवाइड कैसे करती हैं, है ना, रिप्रोडक्शन कैसे करती हैं? तो आपने देखा होगा एक सेल है और वो 2 सेल अपने 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। एक सेल अपने 2 डॉटर सेल्स में क्या हो जाती है बेटा जी? डिवाइड हो जाती है ना। अब वो आपका प्रोसेस कोई सा भी हो सकता है, मियोसिस हो सकता है या वो माइटोसिस हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है बेटा जी। अगर बिल्कुल पेरेंट्स के समान है तो माइटोसिस होगा, अगर पेरेंट्स से थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है तो वो मियोसिस होगा। वो डिवीजन हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो मुझे बताओ, क्या समझ में आया? बेसिक कंसेप्ट यहां तक समझ में आया बेटा? जल्दी से बताओ, एक बार थंब प्रेस करते रहना बेटा जी कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया है ना भाई, बिल्कुल समझ में आ गया है। चलो भाई
ये न्यूली फॉर्म्ड सेल स्वयं ग्रोथ करेगी और डिवीजन कर सकती है। देखो बेटा कैसे, जैसे ये आपकी कोई पेरेंट कोशिका थी, ये आपकी कोई पेरेंट सेल थी, ये क्या थी बेटा जी, ये आपकी कोई पेरेंट सेल थी, है ना बेटा जी। अब ये आपकी पेरेंट सेल्स क्या करी, तो ये डिवाइड कर गई दो सेलों में, दो सेलों में ये आपकी डिवाइड कर गई, दो सेलों में ये क्या कर गई बेटा जी, डिवाइड कर गई। तो ये पेरेंट सेल है और ये आपकी डॉटर सेल है, ये आपकी डॉटर सेल है, ये आपकी डॉटर सेल है। समझ में आया बेटा जी, ये आपकी डॉटर सेल है। अब ये डॉटर सेल्स क्या करेगी, ये डॉटर सेल्स क्या करेगी, ये भी बड़ी होगी, ये भी बड़ी होगी बेटा जी, ये भी अपने पेरेंट्स के समान बड़ी होगी। कैसी होगी बेटा, बड़ी होगी, यानी कि इसके अंदर भी क्या हो रही है, तो ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है बेटा जी, ग्रोथ हो रही है। ये देखो, ये अपने पेरेंट की सेल के समान बड़ी हो गई है ना, और उसके बाद में ये भी डिवाइड कर जाएगी। अरे भाई, हम अपने पेरेंट्स से बने हैं और हम पेरेंट्स जैसे हम बने हैं ना पेरेंट्स से बेटा जी, अब हम बड़े हो जाएंगे तो फिर हमारे भी बच्चे होंगे और वो हमारी भी सेल्स आगे चल के डिवाइड होगी। समझ में आया बेटा, जल्दी से बताओ यार, समझ में आया भाई, समझ में आया बेटा जी, जल्दी से बताओ बेटा, समझ में आया, चलिएगा, है ना, चलिएगा। तो सिंगल पेरेंट्स आपकी जो होती है, ये सिंगल पेरेंट तथा इसकी प्रोजनी ग्रोथ व डिवीजन के बाद एक नई सेल पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करती है। इस प्रकार की ग्रोथ को डिवीजन के कई साइकिल्स के बाद एक सेल से लाखों सेल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो जाता है और इस तरीके से फिर आपकी क्या होती हैं, तो इस तरीके से फिर आपकी कई सारी सेल्स बन जाती हैं और कई सारी सेल्स बनकर आपका फिर पूरा का पूरा ऑर्गेनिजम्स आपका बन जाता है। समझ में आया बेटा। तो ये था एक बेसिक इंफॉर्मेशन कि भाई सभी कोशिकाओं में होता कैसे है, सभी सेल्स में होता कैसे है। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस था। अब समझ आते हैं बेटा जी आगे कि सेल साइकिल क्या होती है और उसके बाद में फिर सेल का डिवीजन कैसे होता है ना भाई। सेल साइकिल क्या होती है, सेल का डिवीजन कैसा। सर सेल डिवीजन का प्रोसेस नहीं समझ आया, सेल डिवीजन का प्रोसेस अभी आगे आएगा, है ना, अभी आगे आएगा बेटा जी। सर कितनी देर का है ये क्लास, देखो मैं आपको बता देता हूं कितनी देर का है ये क्लास। कितनी देर का मतलब ये है कि अभी मैं थोड़ा सा आपको बेसिक कंसेप्ट समझाने के बाद में फिर आपका मैं वन शॉट में ही खत्म कर दूंगा, है ना बेटा जी, वन शॉट में आपका खत्म कर दूंगा। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो फिर आप डिटेल में भी पढ़ सकते हो, हमारा एक बैच चल रहा है, आप बैच में भी पढ़ सकते हो बेटा जी, और जिसमें आज डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा, बहुत ज़्यादा आज सिर्फ, हो सकता है कि शायद डिस्काउंट हट भी गया हो, लेकिन आप लोग बैच में एनरोल कर लीजिएगा जिसमें 22 तारीख से प्रॉपर क्लास स्टार्ट होने वाली है ना। खैर कोई बात नहीं, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल की। सेल डिवीजन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सेल डिवीजन आपका जो होता है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ओके, सेल डिवीजन के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन होता है और सेल्स की ग्रोथ होती है। सेल डिवीजन के दौरान होता क्या है, सेल डिवीजन के दौरान होता क्या है बेटा जी, सेल डिवीजन के दौरान होता यह है कि भैया आपका डीएनए जो है ना वो दुगना होता है, डीएनए आपका रेप्लिकेशन करता है ना, डीएनए क्या करता है बच्चों, अपना रेप्लिकेशन करता है और सेल उस समय ग्रोथ कर रही होती है ना भाई, और सेल उस समय क्या कर रही होती है, ग्रोथ कर रही होती है। ये सभी प्रोसेस जैसे कि सेल डिवीजन हो गया, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, जैसे कि सेल ग्रोथ हो गई, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होकर चलते हैं बेटा जी। कहते हैं कि घर का विकास तभी होगा जब घर के सारे सदस्य एक साथ मिलकर काम करेंगे, यानी कि टीम वर्क होगा, तभी जाके आपकी कोई भी सफलता हासिल हो पाएगी, है ना बेटा। अब जैसे क्या होता है कि अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है ना, जैसे कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, तो बेटा सिर्फ वो बच्चा तैयारी नहीं कर रहा होता, उसकी पूरी फैमिली आपको क्या कर रही होती है बेटा जी, उसका साथ दे रही होती है, उसकी पूरी फैमिली स्ट्रगल कर रही होती है उस समय, है ना भाई। उसकी मम्मी है, उस बच्ची को कोई काम नहीं करने दे रही हैं। क्यों नहीं करने दे रही हैं, क्योंकि अगर वो काम करेगी तो घर में डिस्टर्बेंस होगा, और डिस्टर्बेंस होगा तो उसका पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा, है ना भाई। उसके पापा उससे कह रहे हैं, माँ से कह रहे हैं कि इस बेटी से कुछ काम मत करवाना, है ना, नहीं तो फिर इसका टाइम पढ़ाई में नहीं दे पाएगी, है ना। कोई बच्चा अगर तैयारी कर रहा है तो पापा किसानी करके खेतों पर जा रहे हैं, लेकिन बच्चे को अपने साथ नहीं लेके जा रहे हैं। क्यों नहीं साथ लेके जा रहे हैं बेटा जी, क्योंकि बच्चा घर पे रहेगा, वो पढ़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजें एक टीम वर्क की तरह काम करती हैं। ये सारी चीजें क्या करती हैं बेटा, ये टीम वर्क की तरह काम करती हैं, है ना। अकेले होगा वो नहीं हो पाएगा। समझ में आया बेटा जी। तो इसी तरीके से आपकी जब सेल डिवाइड करती है बेटा, तो ये सेल डिवाइड आपकी जब करती है तो उसके अंदर सेल डिवीजन के दौरान आपका डीएनए रेप्लिकेशन, आपका सेल ग्रोथ और ये सब क्या है बच्चों, तो एक दूसरे के साथ में काम करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। समझ में आया बेटा, समझ में आया, चलेगा। इस प्रकार चलते हैं कि सेल डिवीजन सही तरीके से होता है तथा डॉटर सेल्स में इनकी पेरेंट सेल का जो जीनोम है वो भी बिल्कुल सही तरीके से पास हो पाए, यानी कि पेरेंट्स से जो बच्चे के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म करना है वो कुछ इस तरीके से करना है कि कोई कमी ना रह जाए। यानी कि आप सिंपल इस तरीके से समझ सकते हो बेटा जी, आप सिंपल इस तरीके से समझ सकते हो कि अपना जो
पेरेंट्स अपने जो होते हैं वो बच्चों की परवरिश कुछ इस तरीके से करते हैं कि मेरे बच्चे के अंदर कोई कमी ना रह जाए, मेरे बच्चे के सिलेक्शन में कोई कमी ना रह जाए बेटा जी। तो इसी तरीके से आपकी जब कोशिका डिवाइड होती है तो कोशिका डिवाइड इतने अच्छी तरीके से होती है बेटा जी कि हमारे अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारे अंदर का जेनेटिक मटेरियल हमारे बच्चों के अंदर बिल्कुल एज इट इज पास हो जाए। समझ में आया बेटा? समझ में आया बेटा? चलेगा, आगे बढ़ते हैं। सेल साइकिल घटनाओं का वह सीक्वेंस है जिसमें सेल अपने जीनोम का डुप्लीकेशन व अन्य कॉन्स्टिट्यूएंट की सिंथेसिस करती है तथा अंत में डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स का निर्माण कर देती है। यानी कि बेटा जी इसमें होता क्या है, तो इसमें आपका जो मेन इंजन है यानी कि आपका जो डीएनए है वो भी डबल होगा। अब इस डीएनए के बाद में आपके जो छोटे मोटे सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी डिवाइड होते हैं बेटा जी, वो भी तैयार हो रहे होते हैं, है ना बेटा। देखो जैसे कि मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं तो जैसे ये मैंने आपको समझाया कि ये आपकी कोई पेरेंट की कोशिका है, इस पेरेंट की कोशिका में क्या होगा, ये आपकी कोई पेरेंट की सेल है, ये आपकी कोई पेरेंटल सेल है बेटा जी। इस पेरेंटल सेल में आपका डीएनए भी होगा, है ना, जो कि मेन इंजन की तरह काम कर रहा है। ये आपका डीएनए है जो कि मेन इंजन की तरह काम कर रहा है बेटा जी, है ना भाई। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें और भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे जैसे कि राइबोसोम्स हो गया, है ना, और राइबोसोम्स के अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, है ना भाई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, सेंट्रियोल हो गई, है ना, सेंट्रियोल हो गई। तो बेटा एक बात बताओ, इनका भी तो कहीं ना कहीं डबल होगा ना, इनका तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेशन होगा ना बेटा जी, है ना भाई, इनका भी तो डुप्लीकेशन कहीं ना कहीं होगा। यानी कि अगर हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ दिल आया है तो कहीं ना कहीं बेटा जी दिमाग भी आया है, कहीं ना कहीं बेटा जी हमारे हाथ पैर भी आए हैं, है ना भाई। यानी कि मेन अगर कुछ है तो माना कि चलो तुम ठीक है, तुम अपनी बॉडी के अंदर सबसे मेन ऑर्गन किसको समझते हो, तो तुम समझते हो सर हमारा हार्ट है, ठीक है। आपके पेरेंट्स से आपके अंदर हार्ट आया है, क्या बेटा आपके पेरेंट्स से आपके अंदर दिमाग नहीं आया, वो भी तो आया ना बेटा जी। तो कहीं ना कहीं उसका भी ऑर्गेनाइजेशन, कहीं ना कहीं उसका भी डिवीजन आपका सेल्स के अंदर होता है ना भाई, कहीं ना कहीं वो आपका सेल्स के अंदर होता है। तो ये प्रोसेस आपकी यहां पर समझाई गई है। आइए आगे समझते हैं। सेल ग्रोथ साइटोप्लाज्म के संदर्भ में कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है जिसमें डीएनए सिंथेसिस, सेल डिवीजन एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है। अब ये एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है, वो कहां पर होता है आइए समझते हैं। सेल डिवीजन के दौरान रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के दौरान डॉटर न्यूक्लियाई में इवेंट जेनेटिक कंट्रोल के अंडर में होते हैं। ये इवेंट जेनेटिक कंट्रोल के अंडर में होते हैं। हाँ भाई, अब ये सारे के सारे इवेंट आपका कौन कंट्रोल करेगा, तो आपका जेनेटिक मटेरियल। आपका मेन कौन है, तो आपका मेन है तो डीएनए, है ना, यही बिल्कुल आपको कंट्रोल करेगा। यानी कि आपकी जो रूपरेखा है ना भाई, ये रूपरेखा आपकी कैसी होगी बेटा जी, तो ये रूपरेखा आपकी बिल्कुल पेरेंट्स के समान होगी, है ना। चलो इतनी बात समझ में आई, जल्दी से बताओ क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, है ना, कुछ तो नहीं है बेटा जी। सर बैच का प्राइस ज्यादा दिखा रहा बेटा, मैंने बोला था बेटा जी कि आपको कल तक मैंने बोला था कि बेटा कल तक डिस्काउंट था, अब बेटा और भी बढ़ जाएगा बैच का प्राइस। अगर अभी तक नहीं लिए हो तो ये भी कोई ज्यादा नहीं होगा, शायद 919 के समथिंग आ रहा होगा। बाई 932 कोड लगाओ और ले लो, उसके बाद में तो ये मुझे लगता है 1200-1500 ना चला जाएगा, है ना भाई। खैर कोई बात नहीं, इतनी बात समझ में आई बेटा। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई किल्लत समस्या कुछ हो तो बताओ जल्दी से। ऑल डन, ऑल क्लियर बेटा, आगे बढ़ा जाए, है ना भाई। अब बात करते हैं फेज ऑफ द सेल साइकिल। सर ये कोशिका का आपका जो फेज है, आपकी जो सेल साइकिल की जो फेज है उसके कौन कौन से फेज होते हैं, आइए उसको भी समझते हैं। चलो उसको भी समझते हैं। देखो बेटा, एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल लगभग प्रत्येक 24 घंटे में डिवाइड होती है। अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करता हूं, है ना, अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करता हूं, अपना ही एग्जांपल्स ले लो बेटा, अपना ही एग्जांपल्स ले लो। तुम लोग ह्यूमन बीइंग हो ना, ह्यूमन बीइंग का बात कर लेता हूं, ह्यूमन सेल्स की अगर मैं बात करता हूं तो हमारी सेल्स कितना देर लेती है डिवाइड होने में, जल्दी से बताओ यार, कितना देर होती है डिवाइड होने में, जल्दी से बताओ, जल्दी से लिखो यहां पर फटाफट से। हमारी कोई भी कोशिका कितना समय लेती है डिवाइड होने के लिए, तो 24 घंटे लेती है। वो कहती है कि मुझे सिर्फ 24 घंटे दे दो, मैं 24 घंटे में डबल हो जाऊंगी, सिर्फ 24 घंटे, है ना। लेकिन बेटा जी इस 24 घंटे में भी ना दो काम होते हैं, इस 24 घंटे में दो काम होते हैं। एक आपका 24 घंटे में 23 घंटे में एक काम होता है और 1 घंटे में मात्र दूसरा काम होता है ना। 23 घंटे में सेल डिवाइड होने के लिए तैयार हो रही होती है ना भाई। सेल 23 घंटे में क्या हो रही होती है बेटा जी, डिवाइड होने के लिए तैयार हो रही होती है। इसलिए 23 घंटे वाले फेज को हम लोग रेस्टिंग फेज कहते हैं, इसको हम लोग रेस्टिंग फेज कहते हैं, है ना भाई। और 1 घंटे में सेल्स आपकी डिवाइड होती है, इसलिए इसको एक्चुअल फेज कहते हैं, एक्चुअल डिवाइडिंग फेज कहते हैं।
जल्दी से बताओ बेटा, समझ में आया? समझ में आया बेटा? जल्दी से बताओ बेटा, है ना भाई? हाँ, अभी मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि रेस्टिंग फेज को इंटरफेज कहते हैं, एक्चुअल फेज को हम लोग एम फेज कहते हैं, सब कुछ बता दूंगा। फिलहाल ये बताओ, यहां तक समझ में आया बेटा? यहां तक समझ में आया? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं? चलेगा, अब आगे देखो। सेल साइकिल का ड्यूरेशन, सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है, इस लाइन को याद कर लो यार, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं हाईलाइट कर दूं, मैं हाईलाइट कर दूं, चलो मैं हाईलाइट कर देता हूं बेटा। देखो सुनो, सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म तथा सेल टाइप टू सेल टाइप भी बदल सकता है। यूकैरियोटिक की जो सेल का जो डिवीजन है, सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो अलग होगा, यूकैरियोटिक का सेल साइकिल का ड्यूरेशन आपका अलग होगा, है ना भाई? यानी कि अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूं तो हाथी का अलग होगा, आपका अलग होगा बेटा जी, है ना भाई? और अगर मैं यूकैरियोटिक की और भी बात करूं, मैं कुत्ते का आपका अलग होगा और आपकी बिल्ली का अलग होगा बेटा जी। यानी कि सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और एक सेल से दूसरे सेल्स के बीच में जो ये ड्यूरेशन है, इसका टाइम पीरियड चेंज होता रहता है ना भाई? चलेगा। एग्जाम्पल्स के तौर पर ईस्ट का जो सेल साइकिल है वो लगभग 90 मिनट्स में पूरा हो जाता है। तो ये दो डाटा आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, इन दोनों डाटा को आप लोगों को याद रख लेना, बिल्कुल इन दोनों डाटा को आप लोगों को याद रख लेना है कि आपका जो ईस्ट है वो 90 मिनट्स में डिवाइड होता है और आपका जो ह्यूमन बीइंग्स की जो सेल है वो बेटा जी कितनी देर में डिवाइड हो जाती है? जल्दी से बताओ, वो कितनी देर में डिवाइड हो जाती है? वो आपके 24 घंटे में डिवाइड हो जाती है। चलो, सेल साइकिल को दो बेसिक फेज में डिवाइड किया गया है। सेल साइकिल को दो बेसिक फेज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से दो बेसिक फेज में डिवाइड किया गया बेटा? एक आपका इंटरफेज, दूसरा आपका एम फेज। सेल साइकिल को दो फेज में मेनली डिवाइड किया गया है, एक आपका इंटरफेज और दूसरा आपका एम फेज। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा जी? क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? जल्दी से बताओ, है ना? यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देखो बेटा जी। अब बात करते हैं फेज ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल की जो फेज है ना, दो फेज, आपका एक इंटरफेज और दूसरा आपका एम फेज। एम फेज किसको कहते हैं? तो एम फेज उस अवस्था को रिप्रेजेंट करता है जिसमें एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। एम फेज किसको कहते हैं? तो एम फेज आपका उस अवस्था को रिप्रेजेंट करता है जिसमें एक्चुअल सेल का डिवीजन होता है, एक्चुअल कोशिका का डिवीजन होता है। इंटरफेज दो सक्सेसिव एम फेज के बीच की अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। ह्यूमन सेल की सेल साइकिल का एवरेज टाइम पीरियड कितना होता है बेटा जी? 24 घंटे का होता है, जिसमें सेल डिवीजन सिर्फ 1 घंटे में पूरा होता है। जिसमें सेल डिवीजन कितनी देर में बेटा? मात्र और मात्र 1 घंटे में आपका पूरा होता है। समझ में आया बेटा? इंटरफेज सेल साइकिल का 95% से अधिक टाइम लेती है। एम फेज की शुरुआत न्यूक्लियर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस से होती है तथा अंत साइटोप्लाज्म के डिवीजन यानी कि साइटोकाइनेसिस के साथ में होता है। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। इसमें सेल डिवीजन के लिए तैयार हो रही होती है तथा इस दौरान एक क्रमबद्ध तरीके से सेल ग्रोथ व डीएनए इसमें दोनों ही डिवाइड होते हैं। ऐसे समझाता हूं मैं आपको डायग्राम के द्वारा। देखो बेटा सुनो, आइए तुमको डायग्राम के द्वारा समझाऊं। देखो सुनो, जैसे ये आपकी कोई कोशिका है, ये आपकी कोई सेल है, ये आपकी कोई कोशिका है बेटा जी, है ना? अब इस कोशिका में दो पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, है ना? ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग एम फेज कहेंगे, एम फेज कहेंगे, है ना? और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इंटरफेज कहेंगे, इंटरफेज कहेंगे, इंटरफेज। सबसे पहले तो इंटरफेज और एम फेज के जितने अलग अलग नाम है ना, वो सारे नाम याद कर लो, वो सारे नाम याद कर लो। चलो आइए उन सेल के अलग अलग नाम याद कर लेते हैं। देखो इंटरफेज है ना, इंटरफेज को और किस नाम से जानते हैं? रेस्टिंग फेज के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग रेस्टिंग फेज के नाम से जानते हैं, रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग फेज। एक नाम और होता है, इसको नॉन डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? इसको नॉन डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं, नॉन डिवाइडिंग फेज भी इसको कहा जाता है। इसको हम लोग नॉन डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं। समझ में आया बेटा? जल्दी से बताओ, इसको हम लोग नॉन डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं। सर क्वेश्चंस कब करवाओगे? तो क्वेश्चंस बेटा पहले आपका ये खत्म हो जाए लेक्चर, उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चंस भी करवा देंगे, है ना बेटा? पहले एक बार लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद क्वेश्चंस करवा देंगे। समझ में आया बेटा? चलेगा। तो इंटरफेज को हम लोग रेस्टिंग फेज भी कहते हैं और इसको बेटा जी हम लोग नॉन डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं। समझ में आया बेटा? चलेगा। अब एम फेज को क्या क्या कहते हैं बेटा जी? तो एम फेज को एक्चुअल डिवाइडिंग फेज कहते हैं। इसको हम लोग डिवीजन या फिर डिवाइडिंग फेज कहते हैं, डिवाइडिंग फेज कहते हैं, है ना? अच्छा, अब ये जो आपका इंटरफेज है ना, ये जो आपका इंटरफेज है ना, इंटरफेज को 3 सब पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इंटरफेज के 3 सब पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 सब पार्ट होते हैं? G1 S G2। क्या क्या बेटा?
G1 S और आपका G2, G1 S और G2। ये कैसे कहां से स्टार्ट होते हैं तो याद रखो बेटा, सबसे पहले आपका G1 आएगा, उसके बाद आपका S आएगा और उसके बाद आपका G2 आएगा, उसके बाद आपका G2 आएगा। समझ में आया बेटा जी? समझ में आया डियर? है ना। यहां से लेकर यहां तक का पार्ट आपका क्या है, तो यहां से लेकर यहां तक का पार्ट ही तो आपका इंटरफेज है ना, है ना बेटा, यही तो आपका इंटरफेज है ना, यही तो आपका इंटरफेज है ना, इसी को तो इंटरफेज कह रहे हैं, इसी को तो इंटरफेज कह रहे हैं। समझ में आया बेटा जी? तो इंटरफेज के आपके 3 पार्ट होते हैं। अब जो आपका एम फेज है ना, इस एम फेज के भी आगे कुछ सब फेजेस होते हैं, एम फेजेस के भी आगे कुछ सब फेजेस होते हैं। आइए उनको समझते हैं, आइए उनको समझते हैं। क्या आपको यहां पर पिंक कलर दिखाई देगा? तो देखो बेटा 1 2 3 4 है ना। हाँ, तो एम फेज के आगे कुछ फर्दर फेज है ना, जिसमें सबसे पहले आता है प्रोफेज, प्रोफेज आता है, उसके बाद में आपका मेटाफेज, मेटाफेज आता है ना, और उसके बाद में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एनाफेज, और उसके बाद में आपका आता है फिर टीलोफेज, है ना। तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है, इस तरीके से ये आपको याद रखना है। समझ में आया बेटा? जल्दी से बताओ, समझ में आया यहां तक किसी बच्चे को? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्या बात है, राघव हुसैन ने बिल्कुल सही लिखा है। यहां तक सब कुछ सही है बेटा, है ना। PM80, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, है ना। यहां तक सब कुछ क्लियर है बेटा, यहां तक सब कुछ क्लियर है। आइए चलो, तो ये मैं आपको बता रहा था कि भाई इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। इसमें सेल डिवीजन के लिए तैयार हो रही होती है तथा इस दौरान एक क्रमबद्ध तरीके से सेल ग्रोथ व DNA दोनों होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखो बेटा। हाँ, आगे देखो बेटा, अब इंटरफेज को 3 फेजेस में डिवाइड किया। अभी मैंने आपको बताया कि इंटरफेज को कितने फेजेस में डिवाइड किया, तो 3 फेजेस में इंटरफेज को हमने डिवाइड किया। पहला कौन सा फेज बना बेटा? पहला आपका G1 फेज बना, दूसरा आपका S फेज बना, और तीसरा आपका G2 फेज बना, तीसरा आपका G2 बना, है ना। यानी कि पहला आपका G1, S और आपका G2। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? क्या इतनी बात समझ में आई? सर प्लीज रिपीट करिएगा यार, रिपीट मत करवाओ बेटा, है ना, रिपीट तो मत करवाओ यार। रिपीट इसलिए मत करवाओ क्योंकि आप लोग वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख सकते हो, है ना। बिल्कुल मैंने सब कुछ अच्छे से समझाया है ना भाई। हाँ, 90% रहता है इंटरफेज आपका, 90% होता है, बिल्कुल सही बात है ना भाई। चल बहुत बढ़िया जी। G1 फेज में क्या होता है बच्चों? G1 फेज माइटोसिस तथा DNA रेप्लिकेशन के इनिशिएशन के बीच इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। तो G1 आपका जो होता है ना बेटा जी, है ना भाई, जो G1 आपका जो होता है ना, G1 है ना, ये G1 आपका किस किस के बीच में आता है? तो मुझे बताओ, यहां पर बताओ, ये G1 आपका किस किस के बीच में आएगा बेटा जी? यही तो आपका G1 है ना, ये किस किस के बीच में आएगा? तो भैया आप कह दे रहे हो सर ये M फेज के बीच में और S फेज के बीच में आ रहा है ना बेटा जी। अरे आपसे पूछा जाए कि ये जो G1 है, ये G1 आपका किसके बीच में आ रहा है, तो तुम लोग नहीं बता पाओगे कि सर ये M फेज के बीच में आ रहा है और S फेज के बीच में आ रहा है। क्या नहीं बता पाओगे बेटा? जल्दी से बताओ, बता लोगे ना यार? अरे बता लोगे ना बेटा? जल्दी से बताओ, बता लोगे ना बेटा, है ना। तो ये आपका किस किस के बीच में आ रहा है? M और S के बीच में आ रहा है ना। और जब आपसे पूछा जाए S किस किस के बीच में आएगा, तो आप लोग बता देना कि सर G1 और G2 के बीच में आएगा। और जब आपसे कहा जाए G2 किसके बीच में आएगा, तो कह देना सर S और M के बीच में आएगा। यानी कि एक आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा बेटा जी, सिर्फ और सिर्फ एक सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। बस अगर वो आपको सीक्वेंस याद है ना, फिर आपका काम बन गया पक्का। तो देखो बेटा, G1 फेज माइटोसिस तथा DNA रेप्लिकेशन के इनिशिएशन के बीच इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है तथा लगातार ग्रोथ कर रही होती है ना बेटा जी। आप ये मानिएगा कि S फेज में सब कुछ होगा, आप ये मानिएगा कि S फेज में सब कुछ होगा, है ना भाई। अच्छा, फिजिक्स की क्लास का टाइमिंग हो गया, ठीक है भाई। अगर फिजिक्स की क्लास का टाइमिंग हो गया तो फिर मैं इसको यहीं पर एंड करता हूं। तो फिर ये रहा आपका पार्ट 1, और पार्ट 2 आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि सर क्लास अच्छी लगी, पार्ट 2 लेके आ जाइएगा, है ना भाई। तो मैं पार्ट 2 लेके आ जाऊंगा।